बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर डिस्कस करेंगे, जिसमें से हम जो टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करेंगे उसमें नर्वस सिस्टम है, जिसमें इंक्लूडिंग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनके अहम सवालात या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आते हैं इस चैप्टर में से। तो उसमें डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, या न्यूरॉन इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, एक्सप्लेन रिफ्लेक्स मूवमेंट, एक्सप्लेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, या रिफ्लेक्स आर्क इज़ फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, या फिर नोट लिखने को आता है स्पाइनल कॉर्ड या रिफ्लेक्स एक्शन पे। ह्यूमन बीइंग में नर्वस सिस्टम हम दो में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंपोज्ड ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर दो में डिवाइड हो जाता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। तो इसमें सारी तमाम पेरिफेरल नर्व्स आ जाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सोमैटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटी को डील करता है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेटरी या ऑटोमेटिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी में, जैसे डाइजेशन है, हार्ट बीट है, रेस्पिरेशन है, उसको रेगुलेट करता है। पेरिफेरल नर्व्स दो टाइप की होती हैं, सेंसरी और मोटर। सेंसरी नर्व्स को एफरेंट नर्व्स भी कहते हैं, क्योंकि ये लेकर जाने वाली नर्व्स होती हैं, यानी कि ये मैसेज रिसेप्टर्स से जो कि जैसे आई है या स्किन है, कोई चीज़ टच हुई या आपने कुछ सुना, उस स्टिमुलस को कैरी करती हैं और ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड लेकर जाती हैं, और इस तरह हमें पता चलता है कि क्या स्टिमुलस हमें मिला है। मोटर नर्व्स वो होती हैं जो कि ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से कमांड ब्रेन से लेकर जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होती हुई जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्ट भी रिफ्लेक्स एक्शन में जाते हैं मसल्स की तरफ, और इनको इफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। और जो भी कमांड सेंड हुई होती है ब्रेन से मसल्स की तरफ, तो उसी तरह मसल्स हमारे एक्ट करते हैं। मसलन हमें एक बुक उठानी है मेज़ पे से, तो हमारे आइज़ हमें ये स्टिमुलस सेंड करेगी कि बुक कहाँ पड़ी हुई है, हमारा ब्रेन कोऑर्डिनेट करेगा, फिर हमारे मसल्स मूव करेंगे तो हम हाथ मूव करके उस बुक को उठा लेंगे। इसी तरह अगर हम कोई आवाज़ सुनते हैं तो अपना फ़ौरन ध्यान वहाँ देते हैं या अपना मुंह वहाँ मोड़ते हैं, तो ये सब सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के कोऑर्डिनेशन से हो रहा होता है, साथ में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के। तो अब हम क्या बताते हैं कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं। तो न्यूरॉन्स बेसिकली नर्व सेल्स हैं। जिस तरह बॉडी के डिफरेंट सेल्स होते हैं, स्किन में डिफरेंट सेल्स होते हैं, फैट के सेल्स डिफरेंट होते हैं, मसल सेल्स डिफरेंट शेप के होते हैं, इस तरह जो नर्वस सिस्टम के सेल्स होते हैं वो नर्व सेल्स होते हैं, या उनको न्यूरॉन भी कहा जाता है। ये बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है। इसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का, जो कि मज़ीद और उसको इंडिपेंडेंट पार्ट में नहीं तोड़ा जा सकता। इसीलिए ये सबसे बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम या स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कहलाता है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो न्यूरॉन बेसिकली जो सेल होता है वो दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, एक सेल बॉडी और सोमा, और उसके प्रोसेसेस होते हैं जिनमें डेंड्राइट्स है और एक्सॉन है। न्यूरॉन की सेल बॉडी या सोमा बनी हुई होती है सेंट्रल न्यूक्लियस पे, फिर उसके अंदर इसी तरह साइटोप्लाज्म होता है जैसे सेल में होता है, और उसके ऊपर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, और उससे स्मॉल ट्री लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं जो कि डेंड्राइट्स कहलाते हैं, और एक लॉन्ग प्रोजेक्शन निकलता है जो कि एक्सॉन कहलाता है। एक्सॉन जाके एंड में दोबारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स पे एंड हो जाता है, या आप उसको कह लें कि ब्रांचेस पे, और वो ब्रांचेस फिर आगे मसल्स पे कनेक्टेड होती हैं, या जो भी इफ़ेक्टर होगा उस पे स्टिमुलस को ट्रांसमिट करेंगी। अब दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। तो ये जो मोटर न्यूरॉन है ये मैंने आपको अभी बनाया है,
तो इसमें जो डेंड्राइट्स की प्रोजेक्शंस होती हैं वो स्मॉल होती हैं, और सेल बॉडी जो है वो एक एंड ऑफ द होल सेल होती है, एक एंड पे सेल बॉडी होती है और लॉन्ग एक्सॉन होता है। जबकि जो सेंसरी न्यूरॉन होता है उसमें सेल बॉडी मिडल में होती है और डेंड्राइट लंबा होता है। इसी तरह से एक्सॉन तो लंबा ही होता है। डेंड्राइट भी एक लॉन्ग प्रोजेक्शंस के तौर पे होता है। जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को स्टिमुलस ट्रांसमिट करता है तो वो एक दूसरे से फिज़िकली जुड़े हुए नहीं होते हैं, बल्कि उनके दरमियान एक गैप होता है जिसको साइनेप्स कहा जाता है। यानी कि जहाँ पे डेंड्राइट्स ऑफ वन न्यूरॉन कनेक्ट होते हैं टू एक्सॉन और अदर न्यूरॉन, तो वहाँ पे एक गैप होता है, उसको साइनेप्स कहते हैं। यानी इनका कोई एक दूसरे के साथ फिज़िकल यूनियन नहीं होता है, बल्कि ये एक दूसरे से केमिकल्स के ज़रिए एक दूसरे को स्टिमुलस ट्रांसमिट करते हैं साइनेप्सिस के थ्रू। इसकी अब आप लेबलिंग देख लें। ये सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स है, एक्सॉन टर्मिनल है और सेंट्रल न्यूक्लियस है सेल बॉडी में। उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इफेक्टर्स हैं जिसके ऊपर एक्सॉन टर्मिनल एंड हो रहे हैं। इसके अलावा जो एक्सॉन होता है, बिल्कुल जिस तरह हमारी तारें एक रबर शीट से कवर होती हैं, इसी तरह से ये एक्सॉन भी एक शीट से कवर होता है जिसको माइलिन शीट कहा जाता है। अब ये स्ट्रक्चर बेसिकली मोटर न्यूरॉन का था। सिमिलरली जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जिनमें सेल बॉडी सेंटर में होती है, और यह आपको साइनेप्स या गैप के बारे में बताया गया है। न्यूरॉन फंक्शन कैसे करता है, तो डेंड्राइट्स स्टिमुलस रिसीव करते हैं और फिर ये स्टिमुलस सेल बॉडी से होता हुआ एक्सॉन से इफेक्टर की तरफ जाता है। यानी कि जो भी स्टिमुलस होगा वो डेंड्राइट को स्टिमुलेट करेगा और फिर वो एक्सॉन के थ्रू ट्रेवल होके इफेक्टर जाएगा, जैसे मसल्स की तरफ। इसी तरह से जो दो न्यूरॉन्स आपस में जहाँ पे मिलते हैं साइनेप्स पे, वहाँ पे भी सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होगा कि एक न्यूरॉन के एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल्स पे केमिकल रिलीज़ होंगे जिसको फिर डेंड्राइट पिकअप करेंगे और फिर ये स्टिमुलस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे पास हो जाएगा उस दूसरे वाले के एक्सॉन के थ्रू। इस तरह मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं जिससे हमें मैसेजेस मिलते हैं या मैसेजेस ब्रेन पे जाते हैं। अगर हम इसका एक एल्गोरिदम बनाएं तो जैसे स्टिमुलस है, वो सेंस ऑर्गन्स ने उसको रिसीव किया, फिर वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन में गया, आप सेंसेशन हुई, आपने उसको सेंसेशन के तौर पे परसीव किया, फिर उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स में गया, जो ऑर्डर था या कमांड थी ब्रेन से वो मोटर न्यूरॉन में गई, वहाँ से इफेक्टर्स पे या मसल्स पे गई और मसल की एक्टिविटी से रिस्पॉन्स ने जन्म लिया, जो भी स्टिमुलस से हमारा रिस्पॉन्स हुआ। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होती है, ये तकरीबन 18 इंच लॉन्ग होती है और 1.5 इंच ब्रॉड होती है। ये वाइटिश ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके दो पोर्शंस होते हैं, अंदर की तरफ ग्रे मैटर होता है और बाहर की तरफ वाइट मैटर होता है, और अगर इनका क्रॉस सेक्शन लिया जाए तो ये इसमें एक बटरफ्लाई शेप की तरह की होती है और इसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है जो कि ज़ाहिर बात है इसको प्रोटेक्ट करती है। इसको हम मेनिंजिस कहते हैं। और जिस तरह ब्रेन में भी एक फ्लूइड होता है, इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड में भी एक फ्लूइड होता है जिसको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। ये भी प्रोटेक्शन का काम करता है, कुशनिंग इफेक्ट देता है। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है कि ये एक एक्सप्रेस वे की तरह काम करती है। जिस तरह एक एक्सप्रेस वे होता है जिसमें इम्पल्सेस आती और जाती हैं, जिस तरह एक एक्सप्रेस वे होता है जहाँ से गाड़ियाँ आ जा रही होती हैं, इसी तरह ये एक एक्सप्रेस वे के तौर पे काम करती है कि इसमें से इम्पल्सेस ब्रेन की तरफ जा रही हैं और फिर ब्रेन से इम्पल्सेस वापस आ रही हैं। लेकिन इसके अलावा भी ये एक मिनी कंट्रोल सेंटर की तरह भी काम करता है रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, जो कि विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन होता है। ब्रेन हमारी बॉडी का मेजर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है, कंट्रोल सेंटर होता है हमारा, जहाँ से सारी बॉडी हमारी कंट्रोल होती है। इसके ऊपर भी उसी तरह से कवरिंग्स होती हैं जिनको मेनिंजेस कहा जाता है, जो कि प्रोटेक्शन का काम देती हैं।
और ब्रेन के अंदर सेंटर में एम्प्टी कैविटीज़ होती हैं जिनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है, और ये वेंट्रिकल्स एक फ्लूइड से फिल्ड होती हैं जिसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। और इसके अलावा मेनिंजिस के साथ भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से ये बाधित होता है ब्रेन, ताकि उसकी कुशनिंग इफेक्ट हो या प्रोटेक्शन हो। और एडिड प्रोटेक्शन हमारे स्कल से होती है, जो कि बोन्स होती हैं वो, क्योंकि ब्रेन बहुत ही एक नाजुक और बहुत ही एक वाइटल ऑर्गन है। उसके बगैर सारी बातें ना बॉडी फंक्शन कर सकती है, ना इंसान ज़िंदा रह सकता है। तो अल्लाह ताला ने इसको प्रोटेक्ट रखने के लिए या सेफ़ रखने के लिए एक ख़ास इंतज़ाम किया हुआ है। ब्रेन के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें सेरिबरम है, सेरिबेलम है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, एमिगडाला, मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लंगेटा। लेकिन ये कि आपकी बुक में सिर्फ 4 पार्ट्स का ही जिक्र है, जिसमें सेरिबरम है, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा और थैलेमस। वो सबसे पहले हम सेरिबरम डिस्कस करते हैं। तो सेरिबरम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। ह्यूमन ब्रेन में सेरिब्रम का हिस्सा बहुत बड़ा होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा यही पार्ट होता है, और इसी वजह से ह्यूमन बीइंग बहुत सारे फंक्शंस कर सकते हैं। और एज़ कंपेयर टू एनिमल्स में ये पार्ट बड़ा नहीं होता है। इसी तरह इसको इसी वजह से न्यू ब्रेन या हायर सेंटर भी कहा जाता है। इसके 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइडेड होता है। इसको इन पार्ट्स को हेमिस्फेयर्स भी कहा जाता है। राइट हेमिस्फेयर लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और लेफ़्ट हेमिस्फेयर राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। और इसके अलावा इसकी जो सरफेस होती है, यानी कि जो अपर सरफेस होती है इसकी, ये पूरी कॉन्वोल्यूटेड होती है। बहुत सारे फोल्ड्स बने हुए होते हैं। अगर इन फोल्ड्स को खोल दिया जाए तो बहुत बड़ा एरिया बनता है, तकरीबन 670 स्क्वायर इंचेस का, ताकि इसका इतना बड़ा सरफेस एरिया होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा फंक्शंस कर सकता है। सेरिब्रम तमाम हायर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, बहुत से मोटर और सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है। इसमें विजुअल है, यानी कि जिससे हम देखते हैं, ऑडिटरी सुनने की एक्टिविटीज़, टेक्चुअल टच की, ऑल्फैक्टरी की सूंघने की, गस्टेटरी यानी कि टेस्ट करने की, तमाम सेंसरी और मोटर फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अगर सेरिब्रम को रिमूव कर दिया जाए तो ह्यूमन बीइंग ये तमाम चीज़ें नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग, मेमोरी को रेगुलेट करना, तमाम कॉन्शियस एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना और इंटेलिजेंस के लिए भी सेरिब्रम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर सेरिब्रम को कट किया जाए तो इसको अंदर से ये 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। एक आउटर पार्ट जिसको कॉर्टेक्स या ग्रे मैटर कहते हैं, वो ग्रेश कलर का होता है क्योंकि उसमें सेल बॉडीज़ होती हैं न्यूरॉन्स की, और इनर पार्ट जो कि वाइट मैटर होता है और उसमें प्रोसेसेस होती हैं, न्यूरॉन्स के प्रोसेसेस होते हैं। सेरिब्रम के एरिया को हम 4 एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन कोई ऐसी डिफाइनिंग लाइन उनकी नहीं होती, मगर एज सच वो फंक्शन वाइज डिफरेंट होते हैं, मगर कोई फिज़िकली उनकी सेपरेशन नहीं होती है। इन एरियाज़ को लोब्स कहा जाता है। इसमें 4 लोब्स होती हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। सबसे फ्रंट में जो एरिया होता है उसको फ्रंटल लोब कहा जाता है। इसको मोटर कंट्रोल भी कहा जाता है क्योंकि ये मोटर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। प्री मोटर कॉर्टेक्स कहलाता है ये। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक्टिविटीज़ भी होती हैं, और स्पीच प्रोडक्शन का एरिया जिसको ब्रोकास एरिया कहा जाता है ये भी यहीं होता है। फिर उसके पीछे पैराइटल लोब होती है जो कि सेंसेशन से रिलेटेड होती है, टच की परसेप्शन करती है, बॉडी की ओरिएंटेशन करती है, सेंसरी रिलेटेड इसके ज़्यादा काम होते हैं। फिर उसके पीछे बिल्कुल बैक पे ऑसिपिटल लोब होती है जिसका मेन फंक्शन विजन का होता है, और इसको विजुअल कॉर्टेक्स या विजुअल लोब भी कहा जाता है।
इनके नीचे जो लोब होती है उसको टेम्पोरल लोब कहते हैं। इसमें ऑडिटरी एरिया होता है जिससे यानी कि इंसान सुनता है, सुनने वाले जितने भी प्रोसेसेस हैं टेम्पोरल लोब के ज़रिए होते हैं। लैंग्वेज समझने, स्पीच समझने का काम जो कि वर्निक्स एरिया कहलाता है वो इसमें होता है। और इसके अलावा मेमोरी के फंक्शंस भी यही वाली लोब यानी कि टेम्पोरल लोब करती है। अब इनमें से जो भी एरिया, अगर कोई एक एरिया डैमेज हो जाए तो उसी फंक्शन की इंसान में कमी हो जाती है। मसलन अगर जैसे ऑक्सीपिटल लोब डैमेज हो जाए तो इंसान की देखने की सलाहियत मुतासर होती है। अब सेरिबेलम डिस्कशन करते हैं कि सेरिबेलम को ओल्ड ब्रेन भी कहा जाता है। ये बैक ऑफ द स्कल में होता है यानी कि ब्रेन के पीछे वाले हिस्से में होता है और सेरिबेलम इसको तकरीबन कवर करके रखा है। अब इसकी भी जो सरफेस होती है वो हाईली कॉन्वोल्यूटेड होती है यानी कि इसमें भी बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं क्योंकि इसने बहुत अहम काम करना होता है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन और बैलेंस का काम। और इसके अलावा जितनी भी प्रिसाइज एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी, जिसमें बहुत ही डिफ़ाइंड काम होता है, वेल डिफ़ाइंड काम करना होता है, जैसे ड्राइंग है, पेंटिंग है, डांसिंग है, क्राफ्टिंग है, जिसमें आपके एक कोऑर्डिनेशन और बैलेंस की ज़रूरत होती है, उसको ये कंट्रोल करता है। काम तो सेरिब्रम के ज़रिए होगा, जैसे मस्कुलर मूवमेंट्स आपकी सेरिब्रम के थ्रू होंगी, लेकिन उसको कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे मेंटेन करना है, ये सब सेरिबेलम का काम होता है। थैलेमस, थैलेमस को इनर ब्रेन भी कहा जाता है। ये इनसाइड ऑफ द ब्रेन यानी कि ये भी बिल्कुल अंदर की तरफ होता है, सेरिब्रम से छुपा हुआ होता है। जितनी भी पेरिफेरल नर्व्स कॉर्टेक्स की तरफ जा रही होती हैं या आ रही होती हैं वो थैलेमस के थ्रू आती जाती है। ये यानी कि गाइड करता है स्टिमुलस को टू द एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स। इसके अलावा ये डील करता है इमोशंस के साथ, तमाम एफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ, जैसे डर के मारे कांपना। मेडुला ऑब्लोंगेटा जस्ट अबव द स्पाइनल कॉर्ड होता है, यानी कि जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो रही है उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है, या आप इसको कह लें कि लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन में होता है। और ये इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे कि डाइजेशन है, हार्ट बीट है, रेस्पिरेशन है, बॉडी टेम्परेचर है। इन सबको जो एक्टिविटीज़ इंसान की वॉलेंटरीली नहीं हो रही होती बल्कि इनवॉलेंट्री होती रहती हैं, उन सबको कंट्रोल करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिहेवियर है। ये मस्कुलर भी हो सकता है और ग्लैंडुलर भी हो सकता है। ये ज़्यादातर रिफ्लेक्स एक्शन सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही इसको कंट्रोल कर रही होती है और ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन ब्रेन इसको सेंस कर लेता है। ठीक है, इसकी मिसाल में ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ है, हैंड विड्रॉल है, नी जर्क है। ये तमाम ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि इंसान ऑटोमेटिकली कर रहा होता है और इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता है। यानी कि ये सारी ऑटोमेटिक प्री प्रोग्राम रिस्पॉन्सेस होती हैं, यानी कि हमारी बॉडी इनके लिए पहले से प्रोग्राम्ड होती है और ये ऑटोमेटिक होती हैं टोटली। हम इसके लिए सोचते नहीं हैं बल्कि ये फौरी तौर पर हो जाती हैं। जैसे कि हम स्नीज़ करते हैं, फ़ौरन छींक आ जाती है, हमें थोड़ी सी भी नाक में इरिटेशन होती है, हम छींकते हैं। हमारी आँख के करीब कोई चीज़ एकदम से आ जाए तो हम आइज़ ब्लिंकिंग करते हैं। इसी तरह से ये शॉर्टेस्ट पाथ लेती हैं या कम न्यूरॉन्स इसमें इन्वॉल्व हुए होते हैं, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हुई हुई होती है। तो जब से सबसे ज़्यादा जो शॉर्टेस्ट पाथ लेता है वो जैसे नी जर्क होता है, इसमें सिर्फ 2 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन, एक मोटर न्यूरॉन, और जो पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड का जिसको कंट्रोल करता है वो ये एक छोटा सा पाथ होता है। नी जर्क में हम एक इंसान को अगर आप बिठा दें और उसके घुटने पे पैटेला के नीचे आप टैप करें, किसी भी सॉफ्ट चीज़ से टैप करें तो एकदम से कॉन्ट्रैक्शन होती है लेग की, यानी कि जो लेग होती है वो अंदर की तरफ खिंच जाती है, उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसको नी जर्क कहा जाता है। अब एक और एग्जांपल जो रिफ्लेक्स एक्शन की है कि अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज़ को टच होता है या बर्न हो जाता है तो एकदम से वो इंसान उसको पीछे की तरफ खींचता है, यानी कि जलने से बचाता है। तो इसमें क्या होता है कि पहले सेंसेशन जल्दी से सेंसरी नर्व से ट्रैवल करती है स्पाइनल कॉर्ड पर और स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस होती हुई आ जाती है
मोटर न्यूरॉन के थ्रू और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे इंसान अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लेता है। इसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, मसल्स थ्रू स्पाइनल कॉर्ड ही, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के ही ऑर्डर से मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए, लेकिन सेंसेशन हुई। तो एक नर्व की ब्रांच जो है वो ब्रेन की तरफ भी ट्रैवल करती है और हम इस वजह से उसको सेंस कर लेते हैं। जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं और जो पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, तो इस पूरे पाथ को रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। रिफ्लेक्स आर्क को फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन एक कहा जा सकता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम है, ठीक है। और ये रिफ्लेक्स आर्क पे डिपेंड करता है। रिफ्लेक्स आर्क का अगर कोई भी पोर्शन मिसिंग हो जाए, मसलन ये कि जैसे सेंसरी न्यूरॉन डिस्टर्ब हो जाए या डिफेक्टिव हो जाए, तो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होगा उस हिस्से का। तो जब अगर ये बेसिक सिंपल एक्शन नहीं होगा, तो ये इसका मतलब है कि ये जो रिफ्लेक्स आर्क है ये फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम है, यानी कि ये बेसिक फंक्शनल यूनिट है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम है। आज की हम वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइनल ग्लैंड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आपकी स्टडीज़ में आपके लिए मददगार साबित होगा। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।